नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, 2 बड़े कानून में संशोधन की योजना बना रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, कहा एक तरफ 8,000 करोड़ का विमान खरीदते हैं और दूसरी तरफ भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद। जाने क्या है योजना। ब्लैक होल पर बड़े अध्ययन के 3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल। GST में कई मामलों में कारोबारियों को राहत, ये हुए हैं कुछ अहम बदलाव। आज से 9 अक्टूबर तक होगी RBI की अहम बैठक, आम आदमी के हित में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़कर घरेलू LPG का बड़ा बाजार होगा। यूपी बिजली कर्मियों के आंदोलन से बैकफुट पर आई सरकार, निजीकरण का फैसला 3 महीने के लिए टला। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 को। यूपी सरकार को देना होगा 3 मुद्दों का पर हलफनामा। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। इन 2 बड़े कानूनों में संशोधन की योजना बना रही है मोदी सरकार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC में संशोधन लाने का मन बना रही है सरकार। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में 280 CCTV नेटवर्क के इनाग्रेशन को पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा, हम IPC और CRPC में संशोधन पर विचार कर रहे हैं, इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, एक बार फिर 8,000 करोड़ रुपए का विमान खरीदते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब में हैं। उन्होंने आज नूरपुर में सभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित B777 विमान को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पंजाब के नूरपुर में कहा, एक तरफ PM मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के 2 विमान खरीदे हैं, दूसरी ओर चीन हमारी सीमाओं पर है और हमारे सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए भारी ठंड का सामना कर रहे हैं। बता दें कि LAC पर पिछले करीब 5 महीने से तनाव है। दोनों तरफ से भारी संख्या में जवान तैनात हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत में रूस की वैक्सीन से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की उम्मीद। जाने क्या है पूरा योजना। रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ब्लैक होल पर शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को मिला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल को समझने के लिए किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य पर साल 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। GST में कई मामलों में कारोबारियों को राहत, ये है अब कुछ नए बदलाव। वस्तु एवं सेवा कर काउंसिलिंग की 42वीं बैठक में सोमवार को कारोबारियों को कई मोर्चों पर राहत दी गई है। इसके तहत अब 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को मासिक रिटर्न में छूट दी गई है। CA प्रार्थना जलान ने बताया कि जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें 1 जनवरी के मासिक रिटर्न दायर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उन्हें सिर्फ GST का तिमाही रिटर्न ही भरना होगा, लेकिन उन्हें चालान का भुगतान हर महीने करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इस चालान में बहुत ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना एक्सपर्ट और खाते की डिटेल भी इन चालानों का पैसा जमा कराया जा सकता है। नई राहत के तहत करदाताओं को पहली तिमाही में कुल टैक्स का महज 35% ही जमा करना होगा और तीसरे महीने वह टैक्स की वास्तविक रकम जमा कर सकते हैं। अभी तक एक करदाता को 1 साल में 24 रिटर्न दाखिल करने होते थे। राहत के बाद अब उन्हें सिर्फ 8 रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक होगी RBI की अहम बैठक। आम आदमी के हित में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा
बैठक 7, 8, 9 अक्टूबर को होगी। इसकी जानकारी आरबीआई ने मंगलवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है। बैठक के अंतिम दिन यानी कि 9 अक्टूबर को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। खबर है कि आज से होने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया जा सकता है। आरबीआई ने बयान में कहा कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अगली बैठक 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2020 के दौरान निर्धारित है। इससे पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। 3 प्रतिष्ठित इकोनॉमिक आसीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिंडे को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत 2030 तक चीन को पीछे छोड़कर घरेलू एलपीजी का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है। 6 अक्टूबर भारत एलपीजी रिहायशी क्षेत्र बाजार में 2030 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा खाना पकाने की गैस बाजार बन सकता है। शोध और परामर्श कंपनी वुड मैकिंजी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि घरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मांग में वृद्धि सतत रूप से जारी रहेगी। इसके सालाना संचयी रूप में 3.3% की वृद्धि के साथ 2030 तक 3.4 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है। इसका कारण परिवार की औसत आय में वृद्धि और शहरी आबादी बढ़ने के साथ दीर्घकाल में लकड़ी समेत अन्य ठोस धुआं छोड़ने वाले ईंधन पर निर्भरता कम होगी। पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच सरकार निम्न आय वाले परिवार में लकड़ी और अन्य ईंधन के बजाय एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है। सरकार निम्न आय वर्ग के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के जरिए एलपीजी पर सब्सिडी मुहैया करा रही है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी स्टोव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के बैक फुट पर आ गई सरकार। निजीकरण का फैसला 3 महीने के लिए टला। बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार और आंदोलन के बाद सरकार ने फिलहाल निजीकरण का फैसला टाल दिया है। बीते दिनों कर्मचारियों ने प्रदेश भर में काम रोक दिया था, जिसके बाद कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। कर्मचारियों के इस कदम से सरकार बैक फुट पर थी। सरकार का कहना था कि ये फैसला कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सरकार से कहा था कि अगर उनकी मांग न मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, आम जनता की मुश्किलें वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि माना यह जा रहा है कि इन 3 महीनों में सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई नया रास्ता खोज लिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस के सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को। यूपी सरकार को देना होगा 3 मुद्दों पर हलफनामा। हाथरस के बुलगड़ी गांव में दलित युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म तथा हत्या के मामले में रात में अंतिम संस्कार करने के मामले उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 अन्य मुद्दों पर हलफनामा मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाथरस कांड पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में हाथरस दुष्कर्म और हत्या की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग की जनहित याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट में 29 सितंबर देर रात मृत युवती के अंतिम संस्कार कराने के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सफाई दी। हाथरस जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दलित एफिडेविट में दावा किया है कि जिला की बड़ी हिंसा से बचाने के लिए मृत युवती के माता पिता को रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि वहां पर लाखों लोग एकत्र होंगे, जिससे बड़े बवाल की संभावना थी। यह लोग वहां पर इस प्रकरण को जाति और सांप्रदायिक रंग दे सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में गवाह और परिवार की सुरक्षा पर उत्तर प्रदेश सरकार से हलफनामा मांगा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। हाथरस गैंग केस में अलग अलग याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 मुद्दों गवाहों और परिवार की सुरक्षा, पीड़िता परिवार के पास वकील है कि नहीं है,
और इलाहाबाद कोर्ट में इस केस का स्टेटस क्या है, इस पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनेंगे एक्सपोर्ट हब, योगी सरकार ने बनाई यह योजना। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पादन योजना को अमली जामा पहनाने के लिए अब जिलों में तैयार उत्पादों को बाजार देने की कोशिश में लगी है। इस कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में एक्सपोर्ट हब तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी जिले में उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में निर्मित विकास केंद्र तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। इस एक्सपोर्ट हब माध्यम से लोकल शिल्पियों और कारीगरों के ट्रेनिंग में सुविधा मिलेगी। साथ ही इन कारीगरों को ई मार्केट प्लस और इसके उत्पादों की बिक्री की सुविधा भी मुहैया कराएगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।